अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, उनकी मदद से आप अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन तक पहुँचिए। ठीक है, दोबारा से एक्सरसाइज की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसको पढ़ूँ तो इसमें बोला जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस दरअसल दिए गए मैट्रिसेस के अंदर से, कौन से मैट्रिसेस, ये वाले मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एफ की शक्ल में जो दिए गए हैं। तो दरअसल दिए गए मैट्रिसेस के अंदर से आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है। क्या पहचानना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है यूनिट मैट्रिक्स है इन सारों के अंदर से, कौन सा मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपको बताना है कि इन मैट्रिक्स के नाम क्या हैं, कौन सा नल है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है। और ये आप लोगों को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, नल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन भी मैट्रिसेस की पहचान के हवाले से ही हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इस एक्सरसाइज के शुरू में जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, सारे मैट्रिक्स की टाइप्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे और आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो नीचे अगर चले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला मैट्रिक्स हमारे सामने है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है ये मैट्रिक्स के रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो अगर आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर ये सीखा था कि रो किसे कहा जाता है, तो ये मैट्रिक्स आसानी से समझ सकते हो। रो का मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल तौर पर या हॉरिजॉन्टल वे के अंदर डिजिट्स अगर लिखे हों तो उसे रो कहा जाता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो भी हो सकती है, एक से ज़्यादा रो भी हो सकती है, लेकिन ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी उसे बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, जी मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है, दोनों के अंदर आप देख सकते हो। जैसे जी को लिखूँ तो यहाँ पे जी मैट्रिक्स लिखा, और यहाँ पे कितने एंट्रीज़ हैं या कितनी रोज़ हैं, 2 -1 और 7। तो आप देख सकते हो, इसको अगर हाईलाइट करूँ तो सिर्फ एक रो बन रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कहा जा सकता है। बाकी एम की बात करूँ तो एम मैट्रिक्स के अंदर भी एक रो ही है, 1 -1। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है, यही बात कही जा रही होगी। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़, अगर इट हैज़ ओनली 1 रो, अगर उसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, जैसे कि जी और एम के अंदर मौजूद है। ठीक है, आसान सा था, समझ में आ गया होगा। तो जैसे रो है, इसी तरह आपने पिछले एक्सरसाइज में कॉलम के बारे में भी पढ़ा था कि कॉलम किसे कहा जाता है। तो जैसे रो मैट्रिक्स है ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो कॉलम किसे कहा जाता है, जो एंट्रीज़ को अगर वर्टिकल वे से या यानी कि उर्दू में बोलूँ अमूदी वे यानी अमूदी तरीके से अगर देखा जाए तो उसे कॉलम कहा जाता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम समझते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, अगर उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, जैसे रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो थी तो रो मैट्रिक्स था, इसके अंदर आप देखें एम एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, इधर देखें तो एन के अंदर भी सिर्फ एक कॉलम है। तो जिस ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा उन्हें कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो रो और कॉलम का आई होप कि आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ये भी आसान सा था। अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इन विच, जिसके अंदर द नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़ का मतलब क्या होता है, रोज़ की तादाद। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, वो इक्वल नहीं होती किसके, टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद के। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ वो बराबर नहीं होती या इक्वल नहीं होती किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो ये बस आप इतनी सी बात याद रखिएगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अब एग्जांपल को समझेंगे या देखेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर रोज़ की तादाद कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 रो की तादाद है। ठीक है, और ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं ना, और उसके बाद कॉलम की तादाद देखें तो 1 और 1
2, तो 2 कॉलम की तादाद है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद जो है आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, इसी तरह बाकी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे बी के अंदर देखें तो इधर जो है कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़ हैं। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी कौन सा है, रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स है। सी के अंदर अगर आप देखें तो 1 रो है। ठीक है, और कॉलम की तादाद देखें तो कितनी है, कॉलम की तादाद अगर काउंट करें तो यहाँ पे आप लोगों को पहले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हो चुकी होगी, 3 कॉलम बनते हैं, तो यहाँ पे 3। तो अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है आपस में इक्वल नहीं है या बराबर नहीं है, तो इसलिए मैट्रिक्स सी जो है वो भी रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लास्ट एग्जांपल है डी मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ हैं। ठीक है, और साथ में कॉलम कितना है, कॉलम सिर्फ एक 1 है। तो इधर देख सकते हैं रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स डी जो है ये भी रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ की तादाद बराबर नहीं होती कॉलम्स की तादाद के। तो उम्मीद करता हूँ ये मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है किसे कहा जाता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ अगर इट्स नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, अगर उसमें नंबर ऑफ रोज़ यानी रोज़ की तादाद बराबर हो, इक्वल हो, किसके, कॉलम्स की तादाद के। जैसे रेक्टेंगल में हमने क्या चीज़ देखी थी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोज़ अगर इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है, रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होती और स्क्वायर के अंदर इक्वल होती हैं क्या चीज़, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम। अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये चीज़, सॉरी ये भी मिट गया, एग्जाम्पल में ये चीज़ जो है इस तरह ही है या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे ए मैट्रिक्स देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ऑर्डर में लिखूँ 2 और इसमें कॉलम कितने हैं, वो भी 2 है, तो अब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए हम कहेंगे मैट्रिक्स ए जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स को देखें तो ये बी मैट्रिक्स बी है, इधर जो है ये 3 है। तो अगर आप इसके अंदर भी देखें तो रो कितनी है, 1 डिजिट है, तो एक ही रो काउंट होगी, तो यहाँ पे 1 आ गया। कॉलम कितना है, 1 डिजिट है, तो एक ही कॉलम होगा, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल है, तो ये भी कौन सा होगा, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3। तो सी मैट्रिक्स जो है उसमें भी रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसलिए वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान सा था, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अगला मैट्रिक्स जो है वो है नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नल बोलते हैं, जैसे पानी वाली टूटी होता है उसको हम नल भी कहते हैं उर्दू में, तो वो वाला नल है, ये नुल नहीं है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स जिसका दूसरा नाम क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पेपर में नल लिखा है तब भी आपने ये समझना है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल और ज़ीरो को याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ अगर ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, अगर उसकी हर एंट्री जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। एंट्री किसे कहा जाता है, पिछले एक्सरसाइज में बताया था, ब्रैकेट्स के अंदर ये जो डिजिट्स होते हैं इन्हें एंट्रीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं अगर वो ज़ीरो होंगी तो उसे नल मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, जैसे ये मुख्तलिफ मैट्रिक्स हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं और इसका नाम डी रख देते हैं, क्योंकि हर मैट्रिक्स का एक नाम भी होता है, इधर लिखा नहीं हुआ। देखें तो ए मैट्रिक्स के अंदर जो है सारे के सारे एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा है, ये भी नल मैट्रिक्स है। बी के अंदर भी सारे एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो, यानी कि यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो, तो ये कौन सा है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नल भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो भी लिख सकता हूँ। सी भी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो है, तो ये भी नल मैट्रिक्स है। डी के अंदर भी सारी एंट्रीज
ज़ीरोज़ हैं तो ये भी नल है या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये तो आसान सा था, सारे ज़ीरो हों तो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये भी हो गया। अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला कौन सा है? अगला हमारे पास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है। ठीक है, तो वो इस हेडिंग का मतलब होता है। इसमें आप क्या सीख रहे हो? जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लेना कैसे होगा ये अब आप सीखोगे। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कैसे लिया जाता है या इसमें क्या बोला जा रहा है। अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हासिल होता है बाय इंटरचेंजिंग, रद्दो बदल करके। ठीक है, किस चीज़ का? रोज़ को कॉलम में बदल दो। ठीक है, और या फिर कॉलम्स को रो में बदल कर। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि हासिल होता है रोज़ को कॉलम में बदल कर और कॉलम को रोज़ में बदल कर, उसे बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। ठीक है, ट्रांसलेशन मैंने बता दी, अभी समझा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंटरचेंज को समझना पहले आसान होगा। इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे रोज़ की बात की जाती है, ठीक है, और कॉलम्स की बात की जा रही है, तो मैंने यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स दोनों लिख लिया। अगर मैं रोज़ को कॉलम में बदल दूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? रोज़ को इंटरचेंज कर रहा हूँ कॉलम के अंदर। आप ऐसे समझे, जैसे दो दोस्त हैं, दोनों के पास थोड़े थोड़े पैसे हैं। एक कह रहा है कि मेरे पास कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल कर रहा है, एक कह रहा है मेरा बर्गर खाने को दिल कर रहा है। तो वो कहता है यार चल तू मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दे, ठीक है, और मैं तुझे बर्गर खिला देता हूँ। तो दोनों ने क्या किया? इंटरचेंज किया, जिसे आसान लफ्ज़ों में एक्सचेंज भी बोलते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलना। जैसे यहाँ पर रोज़ को कॉलम में बदलने की बात की जा रही है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ को कॉलम में बदल दिया जाए या फिर, ठीक है, कॉलम को रोज़ में बदल दिया जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स जो बदले में हासिल होगा उसे बोला जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट से समझ में आई होगी। बाकी एग्जांपल यहाँ पे है, इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो आपको यही बात समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इसकी रोज़ को कॉलम में बदल दूंगा। तो इसकी रोज़ कौन सी है? एक रो ये है, ठीक है, इसमें एक रो ये है, एक रो ये है, तो तीन रोज़ हैं, तीनों रोज़ को कॉलम में बदल दूंगा। जैसे 1 2 3 ये एक रो है, तो इसको कॉलम में बदलूंगा तो कैसे हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये, यानी कि इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि साथ साथ देख सको। ये रो थी और इसको मैंने किस में बदल दिया? कॉलम में बदल दिया। ठीक है, तो ऐसे अभी समझ में नहीं आ रहा, परेशान मत होइए, आगे दो एग्जांपल्स और भी हैं, उनको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नर्वस मत होइएगा। तो जैसे एक रो ये है 2 1 0, तो इसको कॉलम में बदलना है तो मैं क्या कर लूँगा? पहले 2 है तो सबसे ऊपर 2 लिख देंगे, उसके बाद 1 है तो उसके नीचे 1 लिख देंगे, उसके बाद 0 है तो उसके नीचे 0 लिख देंगे। तो बेसिकली अब मैंने क्या किया? ये रो थी, इसको मैंने कॉलम में बदल दिया। ठीक है, तो इसी तरह आगे अगर चलें तो -1 4 और -2 है, तो यहाँ पे लिख दिया -1, यहाँ पे लिख दिया +4 और यहाँ पे लिख दिया -2। ठीक है, तो इसको भी देखिए आप, इसको भी ये यहाँ पे क्या था? ये यहाँ पे रो थी और मैंने इसको कॉलम में बदल दिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया? 3 रो थी और इन तीनों को मैंने कॉलम में बदल दिया। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगा, यानी तीनों रो को कॉलम में बदलने के बाद अब जो मैट्रिक्स बनेगा उसे बोलेंगे क्या? इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? यहाँ पे जैसे बताया गया, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए हो, देन फिर इट्स ट्रांसपोज इज़ डोनेटेड बाय ए टी। ये ए टी नहीं है एक्चुअली, ये लिखने में ऐसा हो गया, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए के ऊपर छोटा सा टी डाल दिया जाता है। ये टी जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया करता है? इस चीज़ को जाहिर करता है कि ट्रांसपोज लिया जा रहा है। किसका? जिस मैट्रिक्स का लिया जाता है उस का नाम लिख दो। ठीक है, तो जैसे मैंने ए का मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया था तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा, और क्योंकि ये ट्रांसपोज है तो यहाँ पे छोटा सा टी डाल दूंगा। तो ऐसे ट्रांसपोज लिया जाता है। तो अब मैंने क्या किया? इस मैट्रिक्स ए का यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए के ऊपर छोटा टी डाल दो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब काफ़ी हद तक तो 50% तो समझ में आ जानी चाहिए, बाकी जो है इन दोनों को करूँगा तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे अब ये बी मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बी के ऊपर छोटा सा टी डाल दूंगा, जिसका मतलब होगा बी का ट्रांसपोज लिया जा रहा है। और इधर दो, यानी एक रो ये है 1 2 0, ठीक है, तो सबसे पहले 1 है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 1 लिख दूंगा, उसके बाद 0 है तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, उसके बाद 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। तो पहली रो को मैंने कॉलम में
बदल लिया, ठीक है। इसी तरह दूसरा है, सबसे पहले 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद 2 लिख दूंगा, उसके बाद -1 है तो यहाँ पे लिख दूंगा -1, उसके बाद 3 है तो यहाँ पे लिख दूंगा 3। तो मैंने क्या किया, एक रो थी ये कॉलम बन गया, ये रो थी ये कॉलम बन गया, तो दोनों रोज को मैंने कॉलम में बदल लिया। अब जो है मैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दूंगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और अब मैं कह सकता हूँ कि बी मैट्रिक्स का ये जो है ट्रांसपोज है। क्यों है? क्योंकि मैंने तमाम रोज़ को कॉलम में बदल दिया। तो जैसे इधर रोज़ हैं तो मैंने इन्हें कॉलम में बदल दिया तो ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन ऊपर जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे कॉलम हो कोई, जैसे डी बल्कि सी को कर देता हूँ पहले, फिर डी के ऊपर बात करता हूँ। जैसे सी ट्रांसपोज कैसे होगा, एक रो है तो एक कॉलम बन जाएगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप 0 है सबसे ऊपर तो यहाँ पे 0, उसके बाद 1 है तो यहाँ पे 1। तो मैंने क्या किया, मैंने ये रो थी इसको कॉलम में बदल दिया। तो रो को कॉलम में बदलने को भी ट्रांसपोज कहा जाता है। और अगर कहीं पे कॉलम ही दिया गया हो, जैसे इधर डी लिख दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं 0 1, ठीक है। तो जैसे यही वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, अब इधर पहले से हमारे पास कॉलम मौजूद है, ऊपर जो था वो हमारे पास रो मौजूद था। तो जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था, रो हो तो उसको कॉलम में बदलने को भी ट्रांसपोज कहा जाता है, और अगर कॉलम हो तो उसको रो में बदलने को ट्रांसपोज कहा जाएगा। तो जैसे अब इधर कॉलम था तो इसको मैं रो में बदल देता हूँ, तो डी के ऊपर टी डाल दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0, ठीक है, उसके बाद 1। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने कॉलम को रो में बदल दिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऊपर भी देखें तो रोज़ को, यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, रोज़ को कॉलम में बदलना या फिर कॉलम को रो में बदलना, दोनों, यानी कि नज़र नहीं आ रहा, ग्रीन सा, रोज़ को कॉलम में बदलना अभी नज़र आ रहा होगा, और कॉलम को रो में बदलना, इसे बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिया जाता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि ट्रांसपोज के अंदर हम रोज़ को कॉलम में बदलते हैं और कॉलम को रोज़ में बदलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया हमारा कवर। इसके बाद अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला मैट्रिक्स हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को अगर पढ़ें तो डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए हो, जैसे कि ये मैट्रिक्स एक ए है, ठीक है, देन इट्स नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिया जाता है, जैसे इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेंगे तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे -a से, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, इज ऑब्टेन्ड, और ये हासिल कैसे होता है, ये होता है बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। ये हासिल होता है जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जैसे 1 -2 3 4, इन सब के साइन तब्दील कर दो। प्लस है तो माइनस में बदल दो, माइनस है तो प्लस में कर दो। तो जब आप ऐसा कर दोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं यानी कि इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर लूँ तो ए को लिख दिया मैंने -a, ठीक है, और जैसे ट्रांसपोज लेते थे तो ऊपर टी लिख देते, तो वैसे ही नेगेटिव मैट्रिक्स को -a से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने क्या करना है, इसके सिर्फ एंट्रीज के साइन बदलने हैं, जगह नहीं बदलनी। तो पहले +1 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, -1। उसके बाद जो है -2 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, +2। उसके बाद +3 है तो इसको मैं कर दूंगा -3। उसके बाद +4 है तो इसको मैं कर दूंगा -4 और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। तो बेसिकली अब मैंने क्या किया कि इसके सारे साइंस जो हैं वो सारी इलामतें जो हैं वो बदल दी। तो अब जो है मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा है, -a, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स हो उसको मैट्रिक्स के नाम के साथ माइनस डालो, अंदर के सारे एंट्रीज की जो साइंस हैं उनको बदल दो, तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो आसान सा था, ये तो समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे अगर चलें तो अगला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पे पहले एक बात आप जान लीजिए कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूर होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हवाले से बात कर रहे हो किसी भी मैट्रिक्स की तो वो स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आसान लफ्ज़ों में
सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये बात जहन में रखिएगा। डेफिनेशन में बोला जा रहा है आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इज सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होता है इफ़ अगर इट इज़ इक्वल, वो बराबर आ जाए किसके, टू इट्स ट्रांसपोज, अपने ही ट्रांसपोज के। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका जब हम ट्रांसपोज ले तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। नीचे क्या बोला गया, जैसे इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये ए टी नहीं है जैसे पहले बताया था, ये क्या है, ए के ऊपर छोटा टी और इक्वल ए, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो आपका मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे इसमें ए मैट्रिक्स जो है अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है। बातों की हद तक तो समझ लिया, जो थोड़ा बहुत रह गया उसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अभी इस चीज़ का मैं कैसे पता चलाऊंगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा और अगर ट्रांसपोज जो है दोबारा इसी के इक्वल आ गया या बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लूँ इसका या ऐसे भी नज़र आ जाएगा, डेफिनेशन आप देखते रहोगे। तो ए का इधर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ए का ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो ए के ऊपर छोटा सा टी डाल दूंगा और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम में बदल देते हैं। ठीक है, तो या कॉलम को रोज़ में बदल देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, तो इसको कॉलम में बदलूँ तो 1 2 3। सेकेंड रो क्या है 2 - 1 4, तो इसको कॉलम में बदलूँ तो 2 - 1 4। उसके बाद ये रो है, इसको कॉलम में बदलूँ तो कितना हो जाएगा 3 4 0, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये रो थी मैंने इसको कॉलम में बदल दिया, ये रो थी मैंने इसको कॉलम में बदल दिया, ये रो था मैंने इसे कॉलम में बदल दिया। तो तीनों रोज़ को कॉलम में बदल दिया, तो क्या अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अब आप देखो अभी भी ये इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें हर जगह पे जो एंट्री मौजूद है वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो कहीं से भी चेक कर लो, जैसे इधर 0 है तो इधर भी देखें लास्ट में 0 है, इधर 3 है इधर भी 3 है, इधर 4 है इधर भी 4 है, -1 -1 3 3 1 1 2 2, तो सारे एंट्रीज एक दूसरे के बराबर हैं। तो इट्स मीन के मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज लिया, लेने के बाद भी ये पहले वाला ही आंसर आया, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ कि ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है अपने ट्रांसपोज के। तो जब ये कंडीशन हो जाए तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी, अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह सेकंड भी देख लेते हैं, बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स को देखें तो बी का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ, तो बी के ऊपर छोटा सा टी डाल लो और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल लो। रो थी 2 1 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 1 3। उसके बाद आगे चलूँ तो -1 2 2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा -1 2 2 3 1 3, यहाँ पे लिख दूंगा 3 1 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो क्या अब ये इक्वल हैं दोनों, तो अब देखें तो इधर क्या है 2 -1 3 था, तो लेकिन यहाँ पे 2 +1 3 है, तो ट्रांसपोज जैसे कि ये रो थी मैंने कॉलम में बदल दिया, ये रो थी मैंने कॉलम में बदल दिया, ये रो थी मैंने कॉलम में बदल दिया, तो ट्रांसपोज तो मैंने इसका ठीक लिया है, लेकिन उसके बाद भी बराबर नहीं आ रहा। क्यों, इधर -1 है और इधर +1 है, तो इट्स मीन के बराबर नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या लिखूँगा कि मैट्रिक्स बी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, बी ट्रांसपोज के। तो इसलिए अब ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो नहीं है। तो इस तरह से जब बराबर ना आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा, बराबर अगर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आसान सा था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो अगला मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी पहले वाले की तरह ही कॉन्सेप्ट है कि स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, उस वक्त जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा इफ अगर क्या होगा, अगर होगा ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा नेगेटिव ए के। अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है वो, ये गलती से बाय मिस्टेक टाइपिंग में हो जाता है, ऊपर टी लिखा हुआ है ये, तो अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी जैसे
ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, यानी दोनों ही अलग हैं। तो ट्रांसलेशन समझ में आ गई होगी, इसे एग्जाम्पल को सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज लेना चाहिए मुझे। तो इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूँ तो यहाँ पे ए के ऊपर छोटा टी डाल दूंगा और रोज़ को कॉलम में बदल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रो है, तो सॉरी ब्रैकेट भी चली गई, तो ये हो जाएगा 0 2 3, कॉलम में बदल दिया, उसके बाद -2 0 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 0 1, और यहाँ पे क्या है -3 -1 0, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए के तमाम रोज़ को मैंने कॉलम में बदल दिया, तो इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो एक एंड जो है वो मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्या है, नेगेटिव ए भी लेना है इसका, तो मैं इसका नेगेटिव ए भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो नेगेटिव मैट्रिक्स को कैसे लेते हैं, माइनस डाल देते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था, माइनस डालने के बाद नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं, अंदर वाली जितनी इंट्रीज हैं उन सबके साइंस जो हैं वो चेंज कर देते हैं। माइनस होंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव होंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डाली, 0 ना पॉजिटिव का होता है ना माइनस का होता है, तो 0 हमेशा 0 ही रहता है। उसके बाद 2 था पॉजिटिव, तो यहाँ पे -2 लिख दूंगा। उसके बाद पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पे -3 लिख दूंगा। इसके बाद -2 है, इसके बाद यहाँ पे +2 लिख दूंगा। 0 आ गया तो 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। 1 तो +1 है, यहाँ पे -1 लिख दूंगा। यहाँ पे -3 है तो +3 लिख दूंगा। इधर -1 है तो इधर +1 लिख दूंगा, और इधर अगेन से 0 लिख दूंगा, और ये ब्रैकेट हमारी हो गई क्लोज। तो अब मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए का मैंने ट्रांसपोज भी ले लिया और मैंने नेगेटिव भी ले लिया। तो अब क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, इधर भी -3 है, इधर भी -3 है, -1 -1 0 1 3 0 1 3 2 0 2 0। तो सारी एंट्रीज जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यानी कि मैंने नेगेटिव ए भी देख लिया और इसका ट्रांसपोज भी देख लिया, दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू नेगेटिव ए। तो ये वाली अगर कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। खुद ही बस समझ गए होंगे आप लोग। तो आई होप कि स्क्यू सिमेट्रिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्यू सिमेट्रिक को बस ये ध्यान में रखिएगा, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक आए तो ये वाली कंडीशन अगर पूरी होगी तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएंगे। सिमेट्रिक आए तो आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये वाली कंडीशन हो पूरी हो जाएगी तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे अगर चलें तो अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसकी बात की गई है। डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे उसमें इक्वल होगी, जैसे कि आप देख भी सकते हो नीचे। तो डेफिनेशन को पढ़ें तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है इज कॉल्ड कहलाता है आ डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त कहलाता है इफ़ अगर एटलीस्ट कम अज़ कम, ठीक है, एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल के कम अज़ कम उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एक एंट्री जो है वो नॉट ज़ीरो ना हो, ठीक है। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 होनी चाहिए। तो पहले तो डेफिनेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए डायगोनल एंट्रीज किसे कहा जाता है, ऐसे ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें पहले यानी कि एंट्री से लेके दूसरे कॉर्नर तक, लास्ट एंट्री तक जो भी एंट्रीज होती हैं उन्हें डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए में बात करें तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं, मैट्रिक्स सी में बात करें तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं, एल के अंदर बात करें तो ये डायगोनल एंट्री है, जेड के अंदर बात करें तो ये डायगोनल एंट्री है। तो ऐसी याद रखिएगा, ऐसे नहीं बात करनी, सिर्फ ये लाइन ऐसे ही होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ, ये डायगोनल एंट्री है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। तो ऐसी तिरछी यानी कि लाइन के अंदर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के एंड तक जो भी एंट्रीज होती हैं उन्हें डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है। अब डायगोनल एंट्रीज का आपको पता चल गया। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, इन एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज होती हैं वो सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। जैसे इन तीनों के अलावा ये 6 की 6 जो हैं वो क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। ये 6 जो हैं ये भी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। इसके अलावा इधर 2 एंट्रीज़ हैं डायगोनल के अलावा, तो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं।
इधर ये दो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो डायगोनल एंट्रीज टेढ़ी लाइन वाली और नॉन डायगोनल एंट्रीज उनके अलावा जो भी एंट्रीज होती हैं उन्हें नॉन डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है। तो अब इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है आपको इजीली समझ में आएगी। दो शर्त इधर बताई गई हैं, एक तो डायगोनल एंट्रीज, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो उसको क्या लिखूँ, यानी कि नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, नॉन ज़ीरो, ठीक है। एक एंट्री जो है यानी कि कोई सी एक एंट्री नॉन ज़ीरो होगी, एक शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त क्या है डायगोनल मैट्रिक्स की, कि नॉन ज़ीरो एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो अब ये आप जहन में कैसे रखेंगे, अब ये आपको मालूम होगा, मैंने बता दिया। हाईलाइट कर देता हूँ, डेफिनेशन में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कि कोई सी डायगोनल एंट्रीज में एक जो है वो ज़ीरो ना हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हों। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ये बात ट्रू साबित हो रही है। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, मैट्रिक्स ए में 1 2 3, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक जो है वो ज़ीरो ना हो, तो इधर तो तीनों ही ज़ीरो नहीं है, तो बात तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये भी ज़ीरो होती, ये भी ज़ीरो होती, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे भी ज़ीरो होता, यहाँ पे भी ज़ीरो होता, यहाँ पे भी ज़ीरो होता, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ना होता। तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग डायगोनल एंट्रीज के अंदर एक नंबर जो है वो ज़ीरो ना हो कम से कम, तो चलेगा, ठीक है। तो ये यानी कि पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। तो इधर देखिए नॉन डायगोनल एंट्रीज इधर भी ज़ीरो हैं और इधर भी ज़ीरो है, तो मैट्रिक्स ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे की भी बात देख लेते हैं। दूसरे की बात देखें तो ये हमारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे डिफरेंट कलर हो जाएगा। ये हमारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं, तो इसके अंदर कम से कम एक जो है ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इधर तो दो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो इट्स मीन के पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी क्या है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो कि बाकी बची हुई हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो भी ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह लास्ट जेड के अंदर देख लीजिए आपके डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो कम से कम एक होनी चाहिए, तो दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त क्या है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो ज़ीरो हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, आसान सी थी। बस आपको डायगोनल एंट्रीज़ में ये देखना है कि कोई एक ज़ीरो ना हो और बाकी सब ज़ीरो होनी चाहिए नॉन डायगोनल एंट्रीज़, तो वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आर डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ अगर ऑल द डायगोनल एंट्रीज़, तमाम डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगे, यानी कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो एक जैसी हों, यानी कि सेम हो, जैसे कि मैट्रिक्स ए और बी के अंदर 3 3 है और इधर 2 2 2 है, और ज़ीरो नहीं होना चाहिए डायगोनल एंट्रीज़ के अंदर। तो आप देख सकते हैं ज़ीरो मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे अगर मैं ज़ीरो कर दूँगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ज़ीरो कर दिया, यहाँ पे भी ज़ीरो कर दिया, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और अगर जैसे इधर दोनों ज़ीरो कर दूंगा, इधर 1 कर दूंगा, तो सेम नहीं होगा। तो इसलिए स्केलर मैट्रिक्स के अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज़ एक जैसी होनी चाहिए और ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स भी आप लोगों का कवर हो गया। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है लास्ट में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, डेफिनेशन पढ़ूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी, या फिर इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है, तो इसलिए आइडेंटिटी भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में यूनिट भी लिखा हुआ है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है उस वक्त आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर 1, जब तमाम डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 1 होंगी। जैसे आप देख सकते हो मैट्रिक्स ए के अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 1 है, बी के अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज़ 1 है, ठीक है। तो अब स्केलर और यानी कि आइडेंटिटी में क्या फ़र्क हुआ, अगर तमाम एंट्रीज़ डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 1 होंगी तो उसे एक अलग नाम से वो यानी कि सेपरेट किया जाता है, जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है और जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक जैसी तो होती हैं लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होता है, क्योंकि जब 1 होगा तो उसको एक अलग कैटेगराइज किया गया है, अलग किस्म बनाई गई है, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आसान सा था। एक बार जिन बच्चों ने अच्छे से ये बात सुन ली है, चीज़ों को देख लिया, तो आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि
किस मैट्रिक्स का क्या नाम है। जैसे कि मैट्रिक्स ए है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ऊपर क्वेश्चंस के अंदर जो मैट्रिक्स से नाम है उसके अंदर से हमने बताना है, ठीक है। तो देख के ही पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं उसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ए के अंदर जो है तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, नल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। अभी मैं यानी कि इनके यहाँ पे प्रॉपर नाम लिख देता हूँ ताकि आपको देख के समझ में आ जाए, लेकिन इसके आंसर्स लिखने का प्रॉपर तरीका ऐसे होगा, ठीक है, जो कि मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले पहचान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जैसे हमें पता चला नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी कौन सा मैट्रिक्स है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स बी के अंदर सिर्फ एक रो है, तो इसे कौन सा मैट्रिक्स कहा जाएगा, इसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसी तरह सी के अंदर अगर देखें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसके अंदर जैसे एक रो थी, ठीक है, ठीक इसी तरह इसके अंदर एक कॉलम है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, COLUMN, ठीक है। उसके बाद डी की तरफ चलें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये आपने अभी टाइप्स के अंदर सीखा था, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो, ठीक है। तो इसमें 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ फिल वक्त, ठीक है, कि आप लोगों को पता चल जाए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स कौन सा है, तो इसके अंदर भी यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 होते हैं तो वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके भी अंदर एक 0 है, तो इट्स मीन ये भी नल या इसका नाम नल भी कह सकते हैं, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, 2 नाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 0 कह सकते हैं इसको। उसके बाद इसको देखें F को, तो F के अंदर भी एक कॉलम नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आई होप आसान सा था। मैं दोबारा से बोलूँगा, पिछली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये सारे नाम लिख लिए, अब इनको प्रॉपर तरीके से आप यानी कि ऐसे नहीं लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में, आप जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे मैट्रिक्स ए की बात की गई थी, तो मैट्रिक्स ए जो है वो नल मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे आपने लिख लिया मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, और फुल स्टॉप डाल दो। उसके बाद मैट्रिक्स बी जो है रो मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे आपने लिख दिया मैट्रिक्स बी इज़ अ रो मैट्रिक्स। आगे अगर चलें तो सी कॉलम मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स डी इज़ अ यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ये जो है इसके भी 2 नाम होते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है और इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इसलिए यूनिट लिख लो, दोनों लिख दो तो भी सही है, एक लिख दो तो भी सही है, ठीक है। ई जो है हमारा नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स था, तो नीचे अगर इसको करें तो ये आ गया ई, ठीक है, तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। एफ मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स था, तो वो मैंने लिख दिया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है आप इस तरह से स्टेटमेंट लिखने के बाद सॉल्व करेंगे। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट पिक्चर के अंदर ही समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पे ये नाम लिख दिया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो ये इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व कर लिया, जिसमें आइडेंटिफाई करना था आपने पहचान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिससे पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दिए गए मैट्रिसेस के अंदर से, जो कि कौन से हैं, दर्ज झैल ये वाले, ठीक है। आइडेंटिफाई आपने पहचानना है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। एक तरफ आपको नाम बता दिए गए हैं कि इन मैट्रिक्सेस की पहचान करिए। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स पहला है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन सारों के अंदर से कौन कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आपने बताना है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, इस सारे के अंदर से आपने बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, जैसे ए पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया गया है, बी पे रेक्टेंगुलर दिया गया है, सी पे रो दिया गया है, तो ए बी सी यानी कि यही तरतीब आप रखिएगा, ए बी सी डी ई एफ की, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे ये लिख लिया, अब ऊपर से पहचानते जाते हैं और इनके आगे लिखते जाते हैं। जैसे कि पहले मैट्रिक्स की बात करें तो पहला मैट्रिक्स जो है ऊपर अगर दिखाऊं तो ए से शुरू करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है। तो इसमें 3 कॉलम है 2 रो है, तो इसमें तो इक्वल नहीं है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये नहीं है। रेक्टेंगुलर देख लेते हैं, क्या ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद होती है वो इक्वल नहीं होती। तो इधर जो है 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, तो इक्वल नहीं है रोज़ और कॉलम्स की तादाद। तो स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो ये हो सकता है। तो यानी कि रेक्टेंगुलर के आगे
ये पहला मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगुलर के आगे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर है, इसके आगे 1 लिख दिया, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स जो है एक तो रेक्टेंगुलर है, क्या और भी कोई मैट्रिक्स हो सकता है ये, वो भी चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स भी ये नहीं होता क्योंकि उसके अंदर तो एक रो चाहिए होती है। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर एक कॉलम चाहिए होता है, इसके अंदर तो ज़्यादा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 1 होता है। नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 0 होता है। तो पहला मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आगे हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स, इसकी पहचान करते हैं ये कौन सा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है। रेक्टेंगुलर की तरफ चलें तो वो ये हो सकता है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट है, ठीक है। तो हम से ये रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो हम यानी कि पहले पहचान लेते हैं सारे के सारे, उसके बाद आगे अगर चलें तो रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक रो नहीं है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं हो सकता। उसके बाद आगे चलें तो नल मैट्रिक्स भी ये नहीं हो सकता। तो सेकंड नंबर जो है वो रेक्टेंगुलर है और कॉलम है, तो हम सेकंड रेक्टेंगुलर में भी लिख देंगे और कॉलम में भी लिख देंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर के आगे लिखें तो ये हम सेकंड जो है रेक्टेंगुलर के आगे भी लिख देते हैं, ठीक है, या ब्रैकेट डाल देते हैं इसको। तो ये हमारे हो गया सेकंड, एक तो रेक्टेंगुलर और सेकंड क्या था कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी हम सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सेकंड भी कवर कर लिया। इसी तरह बाकी सारे होंगे, इसको दोबारा मिटा देते हैं। आगे अगर चलें तो थर्ड मैट्रिक्स जो है उसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा। तो यहाँ पे टिक डाल देते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो ये नहीं होगा क्योंकि रोज़ कॉलम्स की तादाद इक्वल है। उसके बाद रो मैट्रिक्स भी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा रोज़ हैं। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा कॉलम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 नहीं है। डायगोनल एंट्रीज नल भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 नहीं है। तो सिर्फ थर्ड जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे हम थर्ड लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आगे अगर चलें तो थर्ड के बाद फोर्थ की तरफ, तो फोर्थ में अगर हम देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद रो भी ये नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा रोज़ हैं। कॉलम भी ये नहीं हो सकता। उसके बाद आइडेंटिटी ये हो सकता है क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 है, ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो एक हमारा आइडेंटिटी हो गया। नल ये नहीं हो सकता। तो फोर्थ नंबर पे जो मैट्रिक्स है वो हमारा कौन सा होगा, ए और ई, यानी कि स्क्वायर और आइडेंटिटी। 4 नंबर स्क्वायर और आइडेंटिटी। तो 4 नंबर स्क्वायर था और आइडेंटिटी था, तो यहाँ पे भी 4 हम लिख देंगे क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स को शो कर रहा है। उसके बाद आगे अगर चलें तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। और फिफ्थ नंबर की बात करनी है तो फिफ्थ नंबर ये अब आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये हो सकता है। और इसके बाद आगे चलें तो रो मैट्रिक्स भी ये नहीं हो सकता, फिफ्थ नंबर। उसके बाद आगे चलें तो कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता और नल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो फिफ्थ नंबर जो है हम रेक्टेंगुलर के सामने शो कर देते हैं। तो रेक्टेंगुलर ये रहा और यहाँ पे इसके आगे 5 भी हम लिख देंगे। उसके बाद 5 भी हो गया। 6 की तरफ चलते हैं। तो ये कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये नहीं हो सकता, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है, अब नज़र आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये नहीं हो सकता, तो कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको देखें तो रेक्टेंगुलर ये हो सकता है क्योंकि 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है और एक रो है, डिफरेंट है रोज़ और कॉलम्स की तादाद, तो ये हो सकता है। उसके बाद रो मैट्रिक्स भी ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक रो है। कॉलम मैट्रिक्स ये नहीं हो सकता, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, नल भी नहीं हो सकता। तो रेक्टेंगुलर और रो 6 नंबर है, रेक्टेंगुलर और रो। तो 6 नंबर है, एक तो रो और दूसरा रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर के आगे भी लिख दिया। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब जो है 7 की बात करते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ है। रेक्टेंगुलर हो सकता है। उसके बाद आगे अगर चलें तो रो जो है वो भी नहीं हो सकता, कॉलम हो सकता है, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, नल भी नहीं हो सकता। तो 7 नंबर जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर और कॉलम, ठीक है, 7 नंबर रेक्टेंगुलर और कॉलम। तो रेक्टेंगुलर कौन सा है, ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे भी 7 हम लिख देंगे, ठीक है। तो 7 नंबर को भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब 8 नंबर को करेंगे। तो 8 नंबर में 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे
स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे टिक डाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर ये नहीं हो सकता, रो भी नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, नल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए यानी 8 नंबर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे 8 हम डाल देते हैं। उसके बाद ये भी हो गया, लास्ट 9th रह गया हमारा। 9 की तरफ अगर चलें तो ये रहा 9 नंबर का मैट्रिक्स। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, स्क्वायर तो नहीं है, तो यहाँ पे हम कैंसर डाल देंगे। तो क्या ये रेक्टेंगुलर है? यस, डिफरेंट रोज और कॉलम्स की तादाद है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो यहाँ पे टिक डाल देंगे। रो नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, और नल हो सकता है क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है? रेक्टेंगुलर और नल। तो रेक्टेंगुलर के आगे भी हम 9 लिख लेंगे, ठीक है, और नल के आगे भी हम 9 लिख देंगे, तो यहाँ पे ये 9 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने का मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मुझे ये आसान लगा कि नीचे सारे मैट्रिसेस के नाम लिखो, आगे उनके नंबर्स लिख दो। तो आंसर्स भी बुक के अंदर ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। बाकी मेथड कोई सा भी अपनाइए, मेन चीज़ समझ में आना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसे पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर झैल दिए गए जितने भी मैट्रिसेस हैं ABCDE की शक्ल के अंदर, आपने आइडेंटिफाई करना है पिछले क्वेश्चंस की तरह, पहचानना है क्या कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही होगा। नीचे सोल्यूशन लिख लीजिए, जो जो पहचानने उनके नाम लिख लीजिए, स्केलर, यूनिट, डायगोनल, ठीक है। अब जो जो ऊपर होंगे वो इसके आगे हम लिखते रहेंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो क्या ये सबसे पहले देखा जाए तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो हो। तो इसके अंदर जो है दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो इट्स मीन के डायगोनल ये हो सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, पीछे डायगोनल मैट्रिक्स का टॉपिक होगा, आप वो जाके समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स तो हो सकता है, और इसलिए हम यहाँ पे क्या डायगोनल के आगे लिख देंगे ए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, ठीक है। उसके बाद आगे अगर देखें तो डायगोनल के अलावा कोई हो सकता है, तो स्केलर मैट्रिक्स को अगर देखें क्या ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो एक जैसी हों, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों, तो उस कंडीशन पे भी ये पूरा उतरता है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ठीक है। तो स्केलर के आगे भी एक लिख लेते हैं, तो सॉरी एक कह रहा ए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने ए डाल दिया। उसके बाद क्या ये यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है? तो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो यानी कि ये नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ 1 1 होता तो यूनिट मैट्रिक्स होता। तो पहला हमने कवर कर लिया, इसी तरह बाकियों की तरफ जब बढ़ेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। तो बी की तरफ चलें तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो यस बिल्कुल, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, इधर दोनों ज़ीरो हैं, तो इट्स मीन के ये, और दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करते इकट्ठा लिख लेंगे, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर टिक डाल देते हैं। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? तो स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, तो वो तो यहाँ पे नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स तो ये नहीं है। तो क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? तो यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए, तो वो भी ये नहीं है, तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के आगे बी भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कोमा और यहाँ पे डाल देते हैं बी, ठीक है। तो इस तरह सेकंड भी हमने कवर कर लिया। थर्ड की तरफ चलते हैं, तो थर्ड की तरफ चलें तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस बिल्कुल, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज़ में जो है एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो तो ये पूरा उतरता है, तो डायगोनल के ऊपर ये टिक डाल देते हैं। क्या ये स्केलर है? तो स्केलर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यानी एक सिमिलर तो है, लेकिन जब भी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 और 1 होता है तो उसको एक अलग से यानी कि मैट्रिक्स के टाइप में कंसीडर किया जाता है, जिसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इसे किस में कंसीडर करेंगे? यूनिट मैट्रिक्स में कंसीडर करेंगे। तो डायगोनल और यूनिट में सी, ठीक है। तो सी जो है मैं डायगोनल में लिख दूंगा और साथ में यूनिट में भी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद आगे अगर चलें तो
डी की बात आ गई तो डी में देखें तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यस बिल्कुल डायगोनल एंट्रीज में एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इधर 3 जो है वो नॉन ज़ीरो मौजूद है, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 मौजूद है, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये हो सकता है, तो यहाँ पे टिक डाल दो। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं वो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग एंट्रीज हैं, तो ये नहीं हो सकता। यूनिट भी ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 नहीं है। तो डी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम डी भी लिख देते हैं। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब हम ई की बात कर लेते हैं। तो ई मैट्रिक्स जो है इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सको इसको। जैसे 5 में से 3 गया तो कितना बन गया 2, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 1 और 1 2 होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देख के पहचानते हैं कि कौन से मैट्रिक्स हैं। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस बिल्कुल, क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज में एक नॉन ज़ीरो मौजूद है, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? यस बिल्कुल, क्योंकि दोनों डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 2 मौजूद है। तो ई जो है डायगोनल और स्केलर है, तो हम यानी कि स्केलर के आगे भी ई लिख देंगे और डायगोनल के आगे भी ई लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन सॉल्व करने के दोबारा से बता रहा हूँ, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मेरा मेन मकसद आप लोगों को समझाना है, तो समझ में उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? फाइंड, मालूम करिए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का नेगेटिव मालूम करिए। कौन कौन से मैट्रिसेस का? ए बी सी डी एंड ई, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो ए बी सी डी ई, ये जितने भी मैट्रिक्स 10 झैल आपको दिए गए हैं, इन सब का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है। तो मैट्रिक्स के टाइप्स के अंदर शुरू में वीडियो के आपने सीखा होगा कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। अगर नहीं भी सीखा तो आसान सा है, अभी भी उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ लोगे। तो पहला ए मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो जिस भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मालूम करना है तो उसका एक नाम होता है मैट्रिक्स का, तो उसके नाम के साथ नेगेटिव का साइन डाल देते हैं। जैसे ए का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर रहा हूँ तो ए के आगे मैं माइनस डाल दूंगा, ठीक है, जो कि शो करेगा मैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मालूम किया है। इसके बाद करते क्या है, इसमें जो भी एंट्रीज़ होती हैं मैट्रिक्स के अंदर उन सब के साइंस जो हैं वो बदल देते हैं। जैसे +1 है -1 में बदल देंगे। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए 0 0 ही रहता है हमेशा। -1 जो है +1 के अंदर तब्दील कर देंगे, तो साइन बदल कर आपने लिखना होगा, बस ये सिंपल सी बात है। जैसे +1 था तो यहाँ पे आप -1 लिख दोगे, 0 था तो 0 0 का ही रह जाएगा, -1 था तो अब आप यहाँ पे +1 लिख दोगे। तो यानी प्लस लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब ये होता है कि आगे प्लस लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सी इतनी सी बात थी। ये मैट्रिक्स ए था, इसका हमने ये नेगेटिव मालूम कर लिया, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह जो है आप बी का भी मालूम कर लेंगे। तो चलिए बी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स बी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसका नेगेटिव मालूम करें तो नेगेटिव मालूम करने तो बी से पहले माइनस डाल दो नाम के लिए, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट +3 है तो साइंस बदल देने इसमें सबके एलिमेंट्स के, तो या सब एंट्रीज़ के। तो +3 जो हो जाएगा वो -3 में कन्वर्ट, -1 जो हो जाएगा +1 में तब्दील हो जाएगा, +2 जो है वो -2 में तब्दील हो जाएगा, और 1 जो है वो -1 में तब्दील हो जाएगा। तो मैंने इस सारे की इलामतें जो है बदल दी, तो इट्स मीन कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सब बी हो गया। सी की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सी। तो इसका नेगेटिव कैसे मालूम करेंगे? सी से पहले हम माइनस डाल देंगे और आगे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। 4 एंट्रीज़ हैं तो +2 है तो -2 लिख देंगे। उसके बाद +6 है तो -6 लिख देंगे, क्योंकि सबकी बदल के लिखनी होती है इसमें। प्लस का 3 है तो -3 लिख देंगे, प्लस का 2 है तो -2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारी लामतें बदल दी। तो अब जो ये मैट्रिक्स है वो सी का नेगेटिव मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद डी की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डी। तो डी का कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पे -d लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट डालिए। -3 है तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद +2 है तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। -4 है तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 जो है वो बदल जाएगा -5 के अंदर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी मुकम्मल हुआ, ठीक है। और उसके बाद आगे अगर चलें तो ई आ जाता है। ई में भी हम ऐसे ही करेंगे, नेगेटिव को शो करने के लिए -e लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। +1 है तो -1, -5 है तो +5 में बदल जाएगा, +2 है तो -2 में बदल जाएगा, +3 है तो
-3 में बदल जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज मालूम करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्ज झैल जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं इन सब का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो वीडियो के शुरू में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज कैसे मालूम किया जाता है या किसे कहा जाता है। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो नीचे जो है मैंने मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज मैं आपको मालूम करके दिखाता हूँ। ट्रांसपोज मालूम करने का मेथड ये होता है, जैसे ए का मालूम करना है तो आप यहाँ पे छोटा सा ए डालिए, उसके ऊपर छोटा सा टी डाल दीजिए। उसके बाद जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल के क्वेश्चन को दोबारा से लिख लीजिए 0 1 -2 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे भी एक छोटा सा टी डाल दीजिए। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिखो और कॉर्नर्स पे इनके ऊपर टी डाल दो छोटा छोटा, जिसका मतलब ये होगा कि अब इसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा छोटा टी जो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रांसपोज में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स में रोज़ दी गई हो तो उसे कॉलम में बदल दिया जाता है, कॉलम दिया गया हो तो उसे रो में बदल दिया जाता है। तो हमारे पास एक कॉलम है तो इसे हम रो में बदल देंगे, ठीक है। तो रो में बदलेंगे तो सबसे पहले जो है 0 है तो यहाँ पे आप 0 लिख लो, उसके बाद 1 है, उसके बाद यहाँ पे 1 लिख लो, उसके बाद -2 है तो आप यहाँ पे -2 लिख लो और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ से क्लोज कर दोगे। तो अब आप देख सकते हो ये हमारे पास रो थी, इसको मैंने कॉलम में बदल दिया और रोज़ को कॉलम में बदलने को ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैंने मैट्रिक्स ए था, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये मैट्रिक्स ए था और ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो इस तरह सारे मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर भी लिख सकता हूँ छोटा सा। तो चलिए बी देखते हैं। तो बी मैट्रिक्स भी जो है मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो ये आगे हमारा मैट्रिक्स बी। इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा बी लिखेंगे, इसके ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे और जो रो हमारे पास दी गई है मैट्रिक्स में तो 5 1 -6 और एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे भी छोटा सा टी डाल देंगे, ठीक है। अब यानी कि इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, रोज़ को कॉलम में बदला जाता है और कॉलम को रोज़ में बदला जाता है। तो यहाँ हमारे सामने एक रो है तो इसे हम क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए, ठीक है। बल्कि एक लाइन ऊपर से शुरू करता हूँ, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। उसके बाद 1 है तो आप यहाँ पे जो है 1 लिख लीजिए, ठीक है। ये 1 आ गया। उसके बाद -6 है तो आप यहाँ पे -6 लिख लीजिए। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास रो थी, मैंने इसे कॉलम में चेंज कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा जो है सॉल्व हुआ। तो मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे सी लिखने के बाद एक छोटा सा टी डाल देंगे, उसके बाद जो है इक्वल का साइन और मैट्रिक्स जो है वो क्या है 1 2 3, इधर क्या है 2 -1 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गए और यहाँ पे भी एक छोटा सा टी आ जाएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर सी के ऊपर छोटा सा टी डाल दो। तो ट्रांसपोज लेने के जो है वो दो तरीके होते हैं, जैसे कि आप इसमें रो है इसको कॉलम में बदल दो, इस रो को भी कॉलम में बदल दो, इसको भी कॉलम में बदल दो, ठीक है। बात तो एक ही है, जो आप दोनों से एक आएंगे। या फिर कॉलम है तो कॉलम को रो में बदल दो, इस कॉलम को भी रो में बदल दो। मैं दोनों तरीक़ों से कर देता हूँ, ठीक है। तो बात एक ही है, इसमें परेशान मत होइएगा। पहली रो ये है 1 और 2 तो इसको कॉलम में बदलें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। फिर दूसरा जो रो है वो क्या है 2 -1 तो इसको भी कॉलम में बदल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1। ये जो है 3 0 है तो इसको भी कॉलम में बदल दो, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। तो अभी हमने जिस मेथड से किया था वो क्या, हमने रो को यानी कि रो को कॉलम में बदला है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेकिन कॉलम को रो में बदलें तब भी यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे पहले इसको या पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये कॉलम है इसको रो में बदल दो, तो इसको रो में बदलूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा 1 2 3। ये कॉलम है इसको रो में बदल दो तो सबसे पहले 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, उसके बाद -1 है तो -1 लिख दिया, उसके बाद 0 है तो 0 लिख दिया और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये कॉलम थे इसको मैंने रो में बदल दिया, ये कॉलम था इसको मैंने रो में बदल दिया। ठीक इसी तरह इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रो थी इसको मैंने कॉलम में बदल दिया, ये रो थी इसको मैंने कॉलम में बदल दिया, ये रो थी इसको मैंने कॉलम में बदल दिया। तो दोनों तरीक़ों से जवाब जो है वो एक ही आ रहा है क्योंकि बात एक ही है। मैंने
बताने का मकसद ये है कि आप हर तरीके से क्वेश्चन को जो है वो समझ सको। तो इधर कॉलम से रो, तो चाहे रो से कॉलम में जाओ या फिर कॉलम से रो में जाओ, तो आपका जवाब जो है वो सिमिलर ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो हम क्योंकि हमने सब कुछ तो करके नहीं दिखाना, तो हम एक तरीके से ही कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से किया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लिया आपने। डी की तरफ चलते हैं। तो इसको जो है रो को कॉलम में बदल लेते हैं हम ऐसे, यानी रो को कॉलम में बदलकर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डी के ऊपर यहाँ पे भी छोटा सा टी डाल दो और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखो तो 2 3 0 5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे भी छोटा सा टी डाल दिया। अब रोज़ को कॉलम में बदला जाता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डी के ऊपर टी डाल दिया, तो ये हमारे पास रो है 2 3, इसको कॉलम में बदल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3। उसके बाद ये रो है 0 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 5, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारी रो थी, मैंने इसे कॉलम में बदल दिया। ये हमारी रो थी, मैंने इसे कॉलम में बदल दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं ई की तरफ। तो ई को अगर सॉल्व करें तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ई, ऊपर डाल देते हैं छोटा सा टी और इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा 5 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे भी टी डालना मत भूलिएगा, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो। आगे अगर चलें तो अब इसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा, तो यहाँ पे दोबारा से ई के ऊपर छोटा टी डाल देते हैं। तो हम जो है रो को कॉलम में बदलते हैं। तो 2 3, तो ये रो थी, ये हमने कॉलम में चेंज कर लिया, ठीक है। -4 -5 था, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और इधर आ जाएगा 5, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसमें ये चीज़ पहले बता देता हूँ। ये रो थी, हमने कॉलम में बदल दिया। ये रो थी, हमने कॉलम में बदल दिया। इसमें ये चीज़ होती है कि जैसे सबसे पहले ये डिजिट था तो आप यहाँ पे ये लिख लोगे, उसके बाद ये डिजिट होगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह -4 था तो यहाँ पे -4, उसके बाद ये डिजिट है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें ज़्यादा मसला है नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो, बार बार देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आ जाएगा समझ। एफ़ जो है इसको भी हमने ट्रांसपोज लेना है इसका, तो एफ़ के ऊपर टी डाला और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और ये क्लोज और यहाँ पे भी एक टी डाल दिया। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी लिख देते हैं एफ़ के ऊपर टी। तो ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में बदल लेते हैं। तो 1 है सबसे पहले, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। उसके बाद 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे तो आप रो को कॉलम में बदलो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर कॉलम को रो में बदलो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात एक ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, वेरीफाई डेट। आप साबित करिए, क्या साबित करना है कि ये एंड जो है ये इस एंड के इक्वल है, इसी तरह ये वाला एंड जो है इस एंड के इक्वल है। तो ये आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं। वेरीफाई डेट आपने ये साबित करना है इफ़, अगर ए मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल हो, बी मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल हो, ठीक है। तो ए बी मैट्रिक्स इनके इक्वल रख के इन इक्वेशंस को आपने दुरुस्त साबित करना है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो चलिए करते हैं। तो इसे साबित करने के लिए पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिख लिया। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन, जो कि मैंने लिख लिया। उसके बाद एक बार क्वेश्चन जो है दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्या है, ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स जो है किसके इक्वल है, ऊपर हमें देखना होगा। ए मैट्रिक्स जो है वो 1 2 0 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मैट्रिक्स ए, ठीक है, जो कि क्या है 1 2, क्या था 1 2, सॉरी रो वाली साइड पे 1 2 और 0 1। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हमें यानी कि ए मैट्रिक्स के बराबर लेकर आना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
अब हमें देखिए ये दो स्टेप हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए ट्रांसपोज, ठीक है। जब ये मालूम हो जाएगा उसके बाद हम मालूम करेंगे जो भी आंसर होगा उस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज, फिर जो यानी कि आएगा वो ही हमारा एक एंड हो जाएगा, ठीक है। और वो आना चाहिए ए के इक्वल, तब ये इक्वेशन ठीक साबित हो जाएगी, ठीक है। तो रफली समझाया है, नहीं भी समझ में आया तो सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स ले लिया, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस ए का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो मैं इसका ट्रांसपोज मालूम कर लेता हूँ, जो कि अभी आप सीख भी चुके हो। तो इसके ऊपर भी टी डाल देते हैं और यहाँ से 1 2 0 1 इसके ऊपर भी टी डाल देते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब इसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ए टी हमारे पास कितना आया, तो रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो ये रो थी, इसको कॉलम में बदला। तो सबसे पहले 1 है तो यहाँ पे आ गया 1, उसके बाद 2 है तो कॉलम में क्योंकि बदल रहे हैं तो नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो ये रो थी, ये हमने कॉलम में चेंज कर लिया। इसी तरह 0 1 है, ठीक है। इस रो को कॉलम में बदलेंगे तो सबसे पहले 0 उसके बाद 1, तो ये मैंने दोनों रोज़ को कॉलम में बदल लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। जैसे कि मैंने कहा था पहले ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो इसका दोबारा से ट्रांसपोज मालूम करें तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से लिख लेंगे और यहाँ पे भी हम इसके ऊपर दोबारा 1 0 2 1 यही वाला था ना, तो इसका ट्रांसपोज दोबारा से ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोबारा से टी डाल देते हैं। जब दोबारा से टी डाल दिया तो अब जो है क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ये रो थी इसको कॉलम में बदल दो। कॉलम में बदलेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यानी कि ये 1 था और ये हमने 0 लिख लिया, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद ये रो थी तो इसको कॉलम में बदलेंगे तो 2, ठीक है। उसके बाद 1 है तो यहाँ पे आ गया 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, क्या चीज़ ध्यान से देखोगे कि दो साइड्स थी ना, ये लेफ़्ट हैंड साइड थी मिसाल के तौर पे, ये राइट हैंड साइड थी हमारे पास, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो क्या आया हमारे पास, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो नीचे हमने मालूम किया है, ये हमारे पास आया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। जो कि क्या है 1 2 0 1। तो ये क्या बराबर ए के है, क्योंकि यहाँ पे तो ए के बराबर लिखा हुआ है ना। तो ए हमारे पास क्या था, ए मैंने यानी स्टार्ट में लिखा हुआ है, वो भी क्या है 1 2 0 1। तो अब आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे एक फ्रेम में करूँ तो ये, ठीक है, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये दोनों जो हैं सिमिलर हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो इट्स मीन के जो इक्वेशन थी वो हमने सही साबित कर दी, क्योंकि यही चीज़ हमने, इसको मैं मिटा देता हूँ, यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि ये दोनों एंड जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। क्या चीज़ प्रूव हो गई आपकी, प्रूव हुई कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल आता है ए के, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये आपका रफ अमल था, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी सेकंड पार्ट जो वो भी ऐसा ही है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिख लिया मैंने सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट लिखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो पिछले पार्ट की तरह ही है बिल्कुल, बस वैल्यूज़ मैट्रिक्स बदल जाएगा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें जो है एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिखना होता है। तो यहाँ पे दोबारा से लिख लूँ तो ये है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये हमें शो करना है, वेरीफाई करना है बी के इक्वल, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। तो इधर मैं बी लिख के अगर मैट्रिक्स देखूँ ऊपर से तो क्या है, बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 0, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था, सबसे पहले बी मैट्रिक्स होगा जो कि मालूम कर लिया, उसके बाद हम बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में बी का जो ट्रांसपोज मालूम किया है उसका दोबारा से ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक एंड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए मालूम करते हैं। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज मालूम करने के लिए एक बार बी के ऊपर टी डाल देते हैं और उसके बाद मैट्रिक्स को दोबारा से लिख के इसके ऊपर टी डाल देते हैं। तो यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे ये टी आ गया। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो
यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं बी टी, और ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल लेते हैं। तो ये रो थी तो इसको कॉलम में बदलें तो 1 आ जाएगा, ये रो थी इसको कॉलम में बदलें तो 2 0 आ जाएगा, और ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो हमने बी यानी कि यहाँ तक बी का ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब दोबारा से इसका ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। तो दोबारा से ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो बी के ऊपर टी, फिर ये ब्रैकेट्स डाल के इसके ऊपर दोबारा से टी डाल देते हैं। उसके बाद अब क्योंकि इसका दोबारा से ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं तो इसको लिखने के बाद 1 2 1 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर इसके छोटा सा टी। अब जो है इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये रो थी इसको कॉलम में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ये रो थी इसको कॉलम में बदल लें तो ये क्या हो जाएगा 1 0, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से अभी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मालूम कर लिया। तो अब देखना होगा ये हमारे बी के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया। तो ऊपर अगर दिखाऊं तो बी, यस ये रहा, तो ये रहा आपका ऊपर वाला बी। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप देखें 1 1 इधर भी है और 1 1 इधर भी है, 2 0 इधर भी है, 2 0 इधर भी है, ठीक है। तो इट्स मीन के ये दोनों जो हैं वो इक्वल आ गए। तो यही हमारा मकसद था, ठीक है। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया और इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या चीज़ प्रूव हुई आपकी, प्रूव हुई यहाँ पे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी के, ठीक है। तो ये हमें मालूम करना था, ये रफ अमल था, इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं। तो इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज जो है 1.2 जो है वो मुकम्मल हो गया। अगर इसमें कोई अनजाने में गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाकी मेन चीज़ था कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था। मैथ को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप समझ पाए हो इस सारे क्वेश्चंस को तो आप किसी भी तरीके के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो दिल लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।